हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है नॉर्थ अमेरिका, लोकेशन, एरिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स, पार्ट 1। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर नॉर्थ अमेरिका, जहां पर नॉर्थ अमेरिका को हम डिटेल में जानेंगे, लोकेशन, एरिया, साथ ही साथ इसका पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जब हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं तो पहले तो हम ये जान लेते हैं इंट्रोडक्शन अमेरिका का, कि ये जो अमेरिका नाम है ये कहाँ से आया, अमेरिका की खोज कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले जानेंगे, फिर आगे डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अमेरिका, ये जो नाम है ये कहाँ से आया। तो 1507 में अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर नाम दिया गया अमेरिका। ठीक है, 1507 CE। ये ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग डेट की बात करें, जब भी हम लोग कहीं पर डेट जो है वो लिख रहे हैं तो CE BCE क्या है वो लिखना ज़रूरी होता है। क्लियर है। चलिए, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर इसका नाम दिया गया अमेरिका। अब क्वेश्चन अगर कभी ये आता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, कब की थी, तो अमेरिका की खोज या नई दुनिया के नाम से इसको जाना गया था। तो ये जो नई दुनिया या अमेरिका जो है इसकी खोज या न्यू वर्ल्ड, इसकी खोज जो थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। कब? 1492 CE में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए कि कब खोज की गई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 CE में। क्लियर है। तो देखिए क्या था कि बेसिकली हम लोग देखें, जो किसी चीज़ की डिस्कवरी जो करता है उसी के नाम पर नाम दे दिया जाता है, बट यहाँ पर अमेरिगो वेस्पुची जो है इनके नाम पर दिया गया, कोलंबस के नाम पर नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो देखिए, यूरोप की बात करेंगे हम लोग। यूरोप जहाँ पर क्या था, पॉपुलेशन जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है तो हमको रिसोर्सेज भी चाहिए, लोगों के लिए खाना पीना भी चाहिए, लोगों के लिए जॉब्स भी चाहिए, हर एक चीज़ की ज़रूरत है ना, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ। तो इस दौरान यूरोप जो था वो क्या कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो उसके कब्ज़े में आ जाए, उनके रिसोर्सेज उनके कब्ज़े में आ जाए, इस तरीके की पॉलिसी उनकी चल रही थी। यानी कि कॉलोनाइज करने वाली पॉलिसी उनकी पहले से ही चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखें भारत के साथ क्या था। भारत के साथ यूरोप का ट्रेडिंग जो था वो चल रहा था, ट्रेड जो था, व्यापार, वो बराबर चल रहा था। भारत के मसाले, भारत के क्लोथ, कॉटन जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था यूरोप में, उसकी बहुत डिमांड थी। लोग जो थे सामान लेते थे, उसके बदले में गोल्ड या सिल्वर जो था, गोल्ड जो था वो दिया करते थे। अच्छा, इस तरीके से ट्रेड होता था, सामान लेते थे और गोल्ड लेते थे। अब बीच में पड़ता था ईरान इराक। पहले जो ये ट्रेड होता था वो कैसे होता था, वो ट्रेड होता था लैंड टू लैंड। क्लियर है, धरती के जरिए ये मतलब जो रास्ता लेते थे वो धरती का रास्ता लेते थे और इस तरीके से ये ट्रेड हुआ करता था। अब बीच में पड़ता था ईरान इराक। तो ईरान इराक जहां मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, यूरोपियन जो थे उनको मना कर दिया कि हम इधर से नहीं जाने देंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो जो यूरोपियन थे उनका ये मानना था कि कोई ना कोई और रास्ता जो है वो ज़रूर होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, इनका कह सकते हैं, इनकी तरफ से स्ट्रांगली ये थॉट आया, कहा गया कि भाई वेस्ट की तरफ से कोई रास्ता जो है, समुद्री रास्ता, वो ज़रूर भारत तक जाता होगा। और इस तरीके से भारत की खोज के लिए वो निकलते हैं अपने कई सारे साथियों को लेकर, मतलब कई सारे लोग जो हैं उनको लेकर। अच्छा, इतने दिनों के लिए सर्वाइव करना भी ज़रूरी था, जिसके लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये राजा की हेल्प ली, स्पेन के राजा की उन्होंने हेल्प ली। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, इटालियन एक्सप्लोरर थे अमेरिगो वेस्पुची। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे ये इटालियन नेविगेटर थे। स्पेन के राजा जो थे उनसे इन्होंने हेल्प लिया और उसके बाद अपने लोगों के साथ ये निकल जाते हैं भारत की खोज के लिए। और जब ये निकलते हैं ये लोग, बहुत लंबा टाइम, क्योंकि अगर आप किसी रिवर को, किसी ओशन को आप देखिए तो बिल्कुल और छोर जो है वो एंड जो है वो दिखता नहीं है ना। तो वैसा ही इनके साथ ये लोग जो थे, बहुत लंबा टाइम लगने लगा और उन्होंने यही चीज़ कहा कि भाई हमको लैंड जो है वो नहीं मिलने वाली है और हम लोग वापस चलते हैं।
लेकिन फिर भी इनकी तरफ से स्ट्रांगली बिलीव आ रहा था नहीं हमको लैंड मिलेगी। इस तरीके से ये आगे चलते हैं और 2 मंथ से ज़्यादा टाइम लग गया समुद्र पे ही बिताते बिताते और आगे इनको लैंड मिलती है। जो लैंड मिलती है उस समय इन लोगों को क्या लगता है कि यही है इंडिया या यही है भारत जिसकी खोज के लिए आए थे। काफ़ी टाइम तक लोगों ने यही चीज़ समझा था। आगे अमेरिगो वेस्पुची जो है इन्होंने इसको फिर आगे इनके बताया कि नहीं ये इंडिया नहीं है, ये एक नया देश है, नया कॉन्टिनेंट है। तब इस बेस पर क्योंकि इन्होंने ये थ्योरी दी थी इसीलिए इसका नाम जो था वो रखा गया अमेरिका। क्लियर है? तो खोज यहाँ पर की गई थी, इस दौरान की गई थी, लेकिन नाम जो था वो इनके नाम पर इसी वजह से दिया गया। क्लियर है? तो जो नया इनको जो रास्ता ये खोज रहे थे भारत के लिए वो रास्ता इनको पहुंचाता है कहाँ पर? ये पहुंचाता है अमेरिका की तरफ। अब यहीं पर हम 2 लोग का और हम लोग यहाँ बात करेंगे जो है नॉर्समैन एंड वाइकिंग्स। नॉर्समैन एंड वाइकिंग्स की बात करें तो 986 CE, ठीक है, 986 CE के दौरान अगर हम देखें तो इसी दौरान इनके द्वारा अमेरिका जो था इसकी खोज की गई थी, लेकिन फिर भी इतनी कह सकते हैं कि बात जो थी उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, तो या फिर कह सकते हैं इतना वेटेज नहीं दिया गया, इसलिए लोगों ने भुला दिया कि भाई इसकी खोज जो है वो पहले हो चुकी थी। बट स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुई थी। क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी लोकेशन के बारे में कि लोकेशन कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये आप जानते हैं कि इक्वेटर क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम नॉर्थ में देखेंगे एंड नीचे का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे। डायरेक्शन अगर हम देखें तो इसी तरीके से होता है ना, इधर आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। क्लियर है? तो इक्वेटर कहाँ पर है? ये आपका ब्लू कलर की लाइन जो है जा रही ये इक्वेटर है। क्लियर है? अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देख रहे हैं तो कहाँ पर आ रहा है? इक्वेटर से ऊपर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल, है ना? तो ये कहाँ पर आ गया? नॉर्थ में। क्लियर है? दूसरा, अगर हम ईस्ट वेस्ट में देख रहे हैं तो कहाँ पर पोजीशन आ रही? इधर आपका ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट में आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए लोकेशन वाइज देखते हैं। इसके पहले जब कॉन्टिनेंट हम लोग देख रहे थे थोड़ा थोड़ा पोजीशन किसकी कहाँ पर है उतना हमने देखा था। अब एग्जैक्ट क्या लोकेशन है वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर है? तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो लाई करता है कहाँ पर? नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर है? नदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न, इससे नदर्न, एंड इधर देख रहे हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखते हैं किन चीजों से ये घिरा है। तो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें कौन सा ओशन है? नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन है। क्लियर है? नॉर्थ की तरफ आर्कटिक ओशन है। फिर आते हैं हम लोग ईस्ट की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। वेस्ट की तरफ हम देखें तो क्या है इसके वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? साउथ की तरफ हम देखें तो साउथ की तरफ ये साउथ अमेरिका जो है उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा ये कनेक्टेड है साउथ अमेरिका से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। क्लियर है? अच्छा, साउथ में देखें तो ज्वाइन होता है ये साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड। एक नैरो स्ट्रेच आप देख रहे हैं ना, बहुत ही नैरो सी यहाँ पर स्ट्रेच जो है वो हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पर नैरो सी स्ट्रेच है ना, इसके द्वारा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। अब देखिए हमने इस चीज को पहले भी डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इस्थमस किसे कहते हैं। एक आपने सुना होगा इस्थमस, एक आपने सुना होगा स्ट्रेट। पहले भी हमने इन दोनों को डिस्कस किया था, अभी भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इस्थमस किसे कहते हैं? इस्थमस उसे कहते हैं जब कोई वाटर बॉडीज जो है उनको कोई लैंड जो है वो काटती है। क्लियर है? यानी वाटर बॉडीज जो है उनको लैंड जो है वो सेपरेट कर रही है, जहां पर जो लैंड, उस लैंड को हम क्या कहते हैं? उस लैंड को हम इस्थमस कहते हैं। अब जिसके भी आसपास है हम उसका नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। क्लियर है? बेसिकली हम देखें तो हमने क्या देखा कि इसके ईस्ट की तरफ क्या है? अटलांटिक ओशन है एंड वेस्ट की तरफ क्या है? आपका पैसिफिक ओशन है। क्लियर है? अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये एक नैरो सी लैंड जो है वो गई है, इसी ने इन दोनों वाटर बॉडीज जो है इनको सेपरेट कर दिया, वरना ये दोनों क्या है? साथ होती। तो जहां पर क्या है कोई लैंड जो है वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है उसे हम इस्थमस कहते हैं। और जिस जगह पर कोई लैंड जो है उसको कोई वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है, जहां पर लैंड को वाटर बॉडी सेपरेट करती है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे
पाक स्ट्रेट कहाँ है? भारत और श्रीलंका को हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ये वाटर बॉडी, ये जो भारत को हम देखें, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला पोर्शन हम देख रहे हैं रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम की तरफ अगर हम देख रहे हैं वहां से, और इधर आते हैं श्रीलंका, इनके बीच में ये हमको क्या है, ये दोनों लैंड जो है वो क्या है, अलग हो रही हैं, किसके द्वारा? वाटर बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। कहीं पर भी आपको मिलेगा, क्लियर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। और जहां पर भी कोई लैंड जो है वाटर बॉडीज को अलग करे उसे इस्थमस कहते हैं, क्लियर है। तो चलिए साउथ में हम देखें तो साउथ अमेरिका से ये ज्वाइन होता है इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा। चलिए इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम देखें तो इधर क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। अभी हम लोगों ने बात की ना स्ट्रेट की, जहां पर क्या है स्ट्रेट, जब वाटर बॉडी जो है वो लैंड को अलग करती है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम देखते हैं तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो इनको एशिया और अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, इनको सेपरेट करता है। अब चलिए एशिया आपका यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपका यहाँ पर है। इन दोनों को कैसे ये अलग कर रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो गोल है, ये हमारे पास खुला हुआ रूप है। अगर हम इसी को यहाँ पर देखते हैं तो इधर आपका एशिया है, इधर आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। अब यहाँ से ये बीच से वाटर बॉडी जो है इसने क्या किया? इनको अलग कर दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम बेरिंग स्ट्रेट है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर है, तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट जो है इसको नाम दिया गया है। तो ये कॉन्टिनेंट जो कि काफी बड़ा है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया। अच्छा किस नंबर पर आता है तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये 3rd नंबर पर आता है कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साइज वाइज अगर हम देखते हैं तो 3rd नंबर पर ये आता है, काफ़ी बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंड जाता है वो हम यहाँ पर समझेंगे कि नॉर्थ में किधर है, ईस्ट में किधर है, वेस्ट में किधर है, साउथ में किधर है। तो बेसिकली हम देखें तो हमने इसके पहले समझा इक्वेटर जो है वो 2 बराबर पार्ट में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये कहाँ पर लाई करता है? ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और वैसे हम देखें तो वेस्ट की तरफ आता है, क्लियर है। चलिए तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं कि आता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं वास्ट कॉन्टिनेंट जो कि स्ट्रेच होता है 7 डिग्री एन लैटिट्यूड अप टू 84 डिग्री एन, क्लियर है। अब अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है उसको हमने देखा है, पहले भी डिस्कस किया, इमेजिनरी लाइन जिनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या फिर कह सकते हैं अक्षांश और देशांतर में के द्वारा इसको बांटते हैं, है ना। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, ऐसे हमको इस तरीके से खिंचा हुआ दिखता नहीं है कहीं से अगर हम देखें, बट ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है, चीज़ों को ठीक तरीके से समझने के लिए, उनकी लोकेशन को जानने के लिए। तो ये जो इमेजिनरी लाइन हमारी है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो अच्छा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना। लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग है वो क्या है? वो है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और लैटिट्यूड लेटा हुआ जो है वो है लैटिट्यूड, क्लियर है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं होंगे कि कौन सी आपकी लॉन्गिट्यूड है, कौन सी लैटिट्यूड है। चलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसका जो एक्सटेंट है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो नॉर्थ आपका आ रहा है क्या? 7 डिग्री नॉर्थ टू 84 डिग्री नॉर्थ। क्या है ये आपका है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में हम देखेंगे 7 डिग्री टू आपका आ रहा है 84 डिग्री नॉर्थ। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको नॉर्थ ही बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो 7 डिग्री से क्या है ये स्टार्ट होते होते और फिर आता है इसका कहाँ पर आएगा? ये आपका आएगा 84 डिग्री नॉर्थ की तरफ। अब लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे जो कि इस तरीके से हमारी चलेगी, क्लियर है, ये आपका कहाँ आता है? 175 डिग्री वेस्ट, ठीक है। इधर 20 डिग्री वेस्ट से स्टार्ट होगा, 175 डिग्री वेस्ट तक ये आएगा, एंड तक हम लेंगे तो 175 डिग्री वेस्ट तक ये आता है। जहां पर हम बात करें 49 डिग्री एन लैटिट्यूड जो है, 49 डिग्री एन यानी नॉर्थ, ये लैटिट्यूड जो है ये यहाँ पर कनाडा एंड यूएसए की बीच की बाउंड्री बनाता है, क्लियर है, 49 डिग्री नॉर्थ। तो जब ये क्या है, हम लोग लैटिट्यूड में चल रहे हैं तो यहाँ पर कनाडा एंड यूएसए जो है इसके बीच की बाउंड्री ये बनाता है, ठीक है। कौन सा? 49 डिग्री नॉर्थ वाला। हम लोग स्टार्ट किए थे किससे? 8 डिग्री से, है ना। यहाँ हमने देखा 7 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री आपका इंडिया का आता है। तो 7 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, ये आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आता है 49 डिग्री जो कि क्या करता है? कनाडा एंड यूएसए जो है इसको डिवाइड करता है। अब इसके बाद यहीं पर ये कौन सी है? लैटिट्यूड। यहीं पर लॉन्गिट्यूड कौन सी जो आती है आपकी? 100 डिग्री वेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है? इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ये सेंटर से जाती है, ठीक है, 100 डिग्री
वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, वो सेंटर से जाती है विनीपेग। विनीपेग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर विनीपेग जो है वो लाइन लाई करता है, यहीं से ही क्या है सेंटर ये जो है वो जाता है इसका, ठीक है, लॉन्ग जो आपका लॉन्गिट्यूड है। आइए देख लेते हैं। 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है नियर विनीपेग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अमेरिका। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक आई होप कि कोई आपके डाउट्स नहीं होंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल डिवीजन की। अब देखिए, पॉलिटिकल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये यहाँ पर जरूर करना है कि जब हम इसको समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बीच बीच में पॉज करेंगे। क्यों पॉज करेंगे? क्योंकि आपके साथ एक पेपर, पेन, कॉपी पेन जो है वो होना चाहिए, साथ में एक एटलस या आपकी बुक जो है वो होनी चाहिए, जिससे क्या है जब हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ आप देखेंगे उससे क्या है, उस चीज को या तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, नोट तो करना ही है, कॉपी में ड्रॉ करेंगे, और या फिर आपके पास जो मैप, एटलस, बुक जो भी है उसमें उसको मैच कराते चलेंगे। इससे क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना क्या है, हम लोग देखते हैं, लगता है नहीं समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद माइंड से उतर जाता है। जब ये दोनों काम होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और उधर भी उसको मैच करा रहे हैं और एक आध बार आपने यही रिवीजन कर लिया, तो आपके माइंड में क्या है, ये अच्छे से फिट हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से समझना है, जिससे कि बार बार इसके लिए कोशिश ना करनी पड़े। आगे के लिए हम लोग आगे अच्छी चीज, मतलब कुछ नई चीजें जो है वो समझेंगे। क्लियर? चलिए, तो बात करते हैं हम इसके पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन देखें तो देखिए, सबसे पहला कि नॉर्थ अमेरिका हम देखें काफी बड़ा है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3rd नंबर का कॉन्टिनेंट है साइज वाइज। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें कई सारी कंट्रीज हैं, उन कई सारी कंट्रीज में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो इसके 3/4 पार्ट जो है उसको कवर करती हैं। कौन सी कंट्रीज है? कनाडा है एंड यूएसए है। क्लियर है? कौन सा है? कनाडा एंड यूएसए। ये आप देख भी रहे होंगे कि आपको इतना बड़ा पोर्शन जो ग्रीन से ये शो हो रहा है, ये कनाडा है, एंड इधर आपका ऑरेंज से जो शो हो रहा है ये आपका यूएसए है। और आसपास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर आइलैंड जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इधर नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट की तरफ हम देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ हम देख रहे हैं, फिर इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे आसपास में क्या है, आइलैंड है। तो इन सभी को हम समझते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमने देखा 2 मेन जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, इसके 3/4 पार्ट जो है उसको कवर कर रखा है। यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पर ये अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसके नॉर्थ पार्ट में ये है, किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पहले भी डिस्कस किया है, कहाँ से कैसे जाती है। तो आपके इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इतनी ही डिग्री पर, यानी 23.5 डिग्री साउथ हम जाते हैं इक्वेटर से, तो क्या आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि क्या है, मैक्सिको से होकर गुजरती है। क्लियर है? कहाँ से होकर गुजर रही है? मैक्सिको से होकर गुजर रही है। तो सॉरी, हाँ, तो देखिए मैक्सिको से होकर गुजर रही है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके क्या है, नॉर्थ में यूएसए जो है आपका, यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या है, वो स्थित है। क्लियर है? ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जा रही। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका कंप्राइज मैनी कंट्रीज, जहाँ पर 3/4 जो है वो 2 के द्वारा ऑक्यूपाई है। फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लाई टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि मैक्सिको से होकर गुजरती है। साउथ की तरफ हम देखें, मैक्सिको से आगे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये काफी ज्यादा साउथ की तरफ क्या है, नैरो होता जा रहा है। इसके पहले भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि क्या है, ज्वाइन होता है साउथ अमेरिका से, यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा के जरिए। क्लियर है ना? ये हमने अभी डिस्कस किया था। साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉन्टिनेंट बिकम वेरी नैरो। यहाँ पर कई सारी कंट्रीज जो है, जिधर ये नैरो होता दिख रहा है ना, यहाँ कई सारी कंट्रीज है। इनको सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे, बहुत जरूरी है। साथ में मैप वगैरह जो है वो लेकर आप बैठेंगे। तो देखिए येलो कलर से क्या है, मैक्सिको शो हो रहा है। इसके बाद आपको पर्पल कलर से शो हो रहा है, आपके पास से नहीं दिखेगा शायद, बट यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे डिवीजन हुए हैं, जो कि कई सारी कंट्रीज जो है उनको शो कर रहा है। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं, इनको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका ग्वाटेमाला। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ग्वाटेमाला आएगा। ग्वाटेमाला से आगे हम चलते हैं तो होंडुरास आएगा। होंडुरास के नॉर्थ और साउथ की तरफ यहाँ पर होंडुरास आएगा। होंडुरास के नॉर्थ और साउथ की तरफ हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बेलीज आएगा, एंड यहाँ पर साउथ की तरफ हम देखें तो निकारागुआ आएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ग्वाटेमाला है, बेलीज है, होंडुरास है एंड निकारागुआ। तो होंडुरास आपका कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्लियर है?
फिर आगे हम चलते हैं, कौन सा आएगा, कोस्टा रिका आएगा। कोस्टा रिका से फिर आगे चलते हैं एल सल्वाडोर, फिर आपका पनामा नहर जो है वो वाला एरिया जो है वो आ जाता है। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा भी इसके पहले हमने देखा ही था। क्लियर है। तो ये कंट्रीज जो है वो यहाँ इसके साउथ, मैक्सिको से आगे हम चलते हैं तो साउथ की तरफ ये सिचुएटेड हैं ये कंट्रीज। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, पनामा फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। अब ये सेंट्रल अमेरिका में ये पोर्शन जो है वो आता है, अभी इसको हम लोग आगे और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है आपका सेंट्रल अमेरिका आता है। सेंट्रल अमेरिका की ये कंट्रीज हैं। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसके लिए कोई कह सकते हैं, इसको सिंपल करने के लिए, याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इन लाइनों को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जो आपको इजीली याद आ जाए। जैसे हम कर सकते हैं गीता विश्वास, है ना, शक्तिमान जिसने देखा हो, बीच बीच में कभी कभी आता रहता है कुछ कुछ चैनल्स पे, तो अगर आपने देखा हो, वैसे तो बहुत पुराना है, हम लोग के बचपन का है। आते हैं गीता विश्वास। ठीक है, गीता विश्वास के होम एनसीआर। ठीक है, गीता विश्वास के होम एनसीआर में एल सल्वाडोर और पनामा की पेंटिंग हमने देखी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ और भी आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ द कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी, यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं उनको कैरेबियन आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा इन आइलैंड्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको ये जो ऑरेंज कलर से ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दिख रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि एक क्या है, पेनिनसुला जो है वो है। पेनिनसुला किसको कहते हैं, वो लैंड जो थ्री साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। जैसे क्या है, इंडिया को हम देखें, इंडिया थ्री साइड से क्या है, वाटर बॉडीज से घिरा है। यहाँ भी क्या आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द, अगर हम यूएसए को देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो क्या है, उनके दोनों साइड पर आपको सागर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है उनको, जैसे हम लोग बेलीज की बात किए तो ये वन साइड पे ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द, बेलीज है, निकारागुआ हमने देखा ये वन साइड है, बाकी मैक्सिमम हम देखें वो क्या है, दोनों साइड से सी से घिरा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कैरेबियन सी। कैरेबियन सी जहां पर क्या है, कैरेबियन आइलैंड, बहुत सारे वहां पर क्या है आइलैंड्स हैं जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैरेबियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो यहाँ फ्लोरिडा के पास हमको देखने को मिल रहा है कैरेबियन आइलैंड। अब ये कैरेबियन आइलैंड जो है इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, द ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ द कैरेबियन सी आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेस्ट इंडीज। ठीक है, कलेक्टिवली इसको वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, कलेक्टिवली इसको कैरेबियन आइलैंड के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो देख लेते हैं। तो क्यूबा अगर हम देखें, क्यूबा को कई बार क्वेश्चन आता है ना कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, बोल ऑफ द शुगर किस कंट्री को कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है क्यूबा है, जमैका है, यहीं से आगे हम बढ़ते हैं तो डोमिनियन रिपब्लिक है, हैती है एंड प्यूर्टो रिको है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे आइलैंड जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं, ये आपको जानना है। क्लियर है। कौन से हैं, क्यूबा, जमैका, डोमिनियन रिपब्लिक, हैती, प्यूर्टो रिको एंड अ फ्यू अदर्स। तो जो मेन है उनके नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे यहाँ भी ये कंट्रीज जो हमने देखी जो मेन है वो आपको दिया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी हैं। चलिए, तो जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि अभी आगे देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ही जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या कहा, सेंट्रल अमेरिका के बारे में, है ना। तो देखिए क्या हुआ है कि मैक्सिको के बाद जो कंट्रीज आ रही हैं, कौन सी है, ग्वाटेमाला से, है ना। तो यहाँ से पनामा तक जब हम जाते हैं, क्लियर है, पनामा सिटी जो है वहां तक जब हम जाते हैं, ठीक है, ग्वाटेमाला से पनामा तक जब हम जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्लियर है। और यही जब हम मैक्सिको को भी इसमें ऐड कर देते हैं, मैक्सिको से पनामा तक जाते हैं, तो इसे हम मिडिल अमेरिका के नाम से जानते हैं। दोनों लगभग वही है, लेकिन मैक्सिको का ही बस यहाँ पर थोड़ा सा फंडा है, मैक्सिको इसके साथ ऐड करते हैं तो ये बन जाता है मिडिल अमेरिका, मैक्सिको ऐड नहीं करते हैं तो है ये सेंट्रल अमेरिका। चलिए, तो आगे चलते हैं। जैसा हमने कहा कि इसके आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उनको अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहला यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड जो है इनको हमने डिस्कस किया। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, देखते हैं। नॉर्थ की तरफ देखें, इधर भी कई सारे आइलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए इसको भी सीरियली जो है वो आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। पहले विक्टोरिया है, एलिजाबेथ। क्लियर है, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, एल्समेरे यहाँ पर आ गया, एंड यहाँ पर आपका बेफिन आइलैंड हो गया। क्लियर है।
इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ हम देखें तो ये आइलैंड्स हैं। यहीं पर ही ये ग्रीनलैंड जो दिख रहा है ये भी एक आइलैंड है, जो कि देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। कभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो वो है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की बात हम करें तो देखिए ज्योग्राफिकली ये हमें क्या दिख रहा है, हमें ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट दिख रहा है ना। जैसे ये सब आइलैंड जो है इसके पार्ट दिख रहे हैं, ऐसे ये भी यहीं पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें तो इस पर यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का कब्जा है। क्लियर है, यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के अंडर में ये आता है। फिर अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं तो अगर हम ज्योग्राफिकली देख रहे हैं तो वो यहाँ पर आता है। क्लियर है। इसके अलावा एक और आइलैंड है जो कि ये यहाँ पर आपको दिखेगा। कौन सा आइलैंड है ये है न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड की बात करें तो ये फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसके बाद और हम देखते हैं कौन सा आइलैंड, तो यहाँ हम देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स जो है। देखिए अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर कनाडा है ना, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है। इधर हम अलास्का की तरफ आएंगे, अलास्का की तरफ जब आएंगे तो इधर भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वही है। ठीक है, यहाँ भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वही आता है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं, आते हैं कहाँ पर, ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देखें हमको आइलैंड्स की चेन जो है वो देखने को मिलती है। ये आइलैंड्स की जो चेन है ये कहाँ पर पड़ती है, ये आपका अमेरिका और एशिया के बीच में आती है। क्लियर है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। द आइलैंड्स आर इन द नॉर्थ सच एज बेफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड एंड एल्समेरे। ठीक है, बेफिन आपका इधर है, विक्टोरिया ये है, एल्समेरे ये आपका वर्टिकली जो जा रहा है ये आपका एल्समेरे है। क्लियर है। ग्रीनलैंड आगे हम देखेंगे जो कि क्या है, हाँ क्योंकि ये क्या है नॉर्थ पोल की तरफ चल रहा है तो स्नो कवर्ड ये आइलैंड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ग्रीनलैंड की बात हम करें, ग्रीनलैंड जो अभी हमने समझा कि नॉर्थ अमेरिका में ज्योग्राफिकली देखें तो और वैसे देखें तो ये डेनमार्क का इस पर कब्जा है, यूरोपियन कंट्री का। ठीक है, पॉलिटिकली उसके अंडर में आता है ग्रीनलैंड। ये ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। क्लियर है। देखिए वही चीज़ें हम लोग दो बार इसलिए कर रहे हैं, एक बार यहाँ हमने समझा, अब यहाँ पर देख ले रहे हैं। न्यूफाउंडलैंड की बात करें, ये दूसरा लार्ज आइलैंड है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में ये पड़ता है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ ये पड़ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिशिंग के लिए। फिर आते हैं हम लोग एलुशियन आइलैंड। एलुशियन आइलैंड जो है ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर आता है, जो कि यहाँ पर चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है बिटवीन द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अलास्का वाला पोर्शन है, या कह सकते हैं आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है, यही हम समझ के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर जहाँ पर क्या है, बेरिंग क्या बनता है आपका स्ट्रेट। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि वो एशिया और अमेरिका को अलग करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। तो बेरिंग सी है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम ये अलग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ हम देखें बहुत सारे चेन ऑफ द आइलैंड्स जो है वो देखने को मिलती है। ये क्या है, कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, इनको हम एलुशियन आइलैंड कहते हैं। क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका कैरेबियन आइलैंड हो गया, इधर आपका जो चेन जाएगी एलुशियन आइलैंड हो गई, इधर आइलैंड जो है वो हमने डिस्कस किया है ग्रीनलैंड। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस पर पॉलिटिकली किसका कब्जा है, डेनमार्क का। क्लियर है। फिर ज्योग्राफिकली देखें तो ये हमें कहाँ पर शो हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ हो रहा है। न्यूफाउंडलैंड ये एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम किसके पास, वॉशिंगटन डीसी के बारे में बात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका के लिए। अब नॉर्थ अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग और आते हैं यहाँ पर इससे हटकर। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, एक हम पढ़ रहे हैं, हम अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका बोलते हैं, वहीं पर हम यूएसए सुनते हैं। तो देखिए यूएसए जो है, अगर हम यूएसए की बात कर रहे हैं तो ये पूरा जो अमेरिका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पोर्शन आपको सेंटर में दिख रहा है ये है यूएसए। इधर ये अलास्का वाला रीजन ये है आपका यूएसए। क्यों, अगर वैसे बेसिकली हम देखें तो पास पास ही होता है, इतनी दूर पे क्यों, क्योंकि ये भी क्या था, ये भी ब्रिटिशर्स जो थे उनके द्वारा कब्जा किया गया था, बाद में इन्होंने छुड़ाया तो इनके अंडर में ये आ गया। तो ये जो पोर्शन है ये आता है आपका यूएसए। क्लियर है। तो यहीं पर वॉशिंगटन डीसी की हम बात कर रहे हैं। द सिटी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है। तो
इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्लियर है? किसकी? ये जो पोर्शन है इसी की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसकी ये कैपिटल है जो कि सिंबल है किसका? यूनिटी का, हिस्ट्री का एंड डेमोक्रेसी का। क्यों सिंबल है, थोड़ा सा ये भी आ जाते हैं। देखिए क्या है कि जो यूरोपियन थे, जैसे स्पेनिश थे, फ्रेंच थे, है ना, ब्रिटिशर्स जो थे, उनके द्वारा क्या था, ये पोर्शन जो था इस पर कब्जा कर लिया गया था। यहाँ के लोग जो थे उनको दास बना लिया गया था, स्लेव बना लिया गया था। जब आप 8th क्लास में पहुंचेंगे तो आपके हिस्ट्री के स्टार्टिंग के ही चैप्टर में ये चीज़ जो है वो डिटेल में पूरी कहानी दी हुई है कि किस तरीके से स्लेव बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर आज़ादी मिली। तो देखा जाए तो बेसिकली इंडिपेंडेंस पाने वाला फर्स्ट कंट्री जो था वो यही था। क्लियर है? पहली चीज़, इंडिपेंडेंस पाने वाला फर्स्ट कंट्री जो थी वो यही थी। और यहाँ का भी इतिहास अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हुए, बहुत स्ट्रगल लोगों को करना पड़ा, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, वही सारी चीज़ें जो थी वो यहाँ पर भी देखने को मिली। तो इसी वजह से इसको यूनिटी, हिस्ट्री एंड डेमोक्रेसी का सिंबल माना जाता है। फर्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बने उनका नाम क्या था? फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएसए के जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जिनका यहाँ पर योगदान बहुत ज़्यादा था, उन्हीं के बेस पर, उन्हीं के नाम पर वॉशिंगटन डीसी जो है ये नाम पड़ा। क्लियर है? वॉशिंगटन ये जो कैपिटल जो थी वो इसको बनाया गया। यहाँ इसके आर्किटेक्ट अगर हम बात करें, द प्लान फॉर दिस सिटी वॉज प्रिपेयर्ड। इसके आर्किटेक्ट कौन थे इस सिटी के प्लान के लिए? तो वो थे पियर्स चार्ल्स एल इन्फेंट। ठीक है, इनके द्वारा किसके लिए बनाए थे इन्होंने प्लान? फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वहाँ। अगर हम देखें बेसिकली हमारे यहाँ मेन जो पोस्ट होती है, वैसे तो फर्स्ट पर्सन कहा जाता है हमारे यहाँ किसको? हमारे प्रेसिडेंट हैं। मेन जो पावर होती है वो किसके पास होती है? मेन पावर जो होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे यहाँ पावर होती है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास होती है। क्लियर है? चलिए, तो जब भी हम सुनते हैं यूएसए का इलेक्शन हो रहा है, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जैसे जो बाइडेन की बात हम लोग करें तो वो कहाँ के? सिर्फ यही के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, पूरा पोर्शन हम लोग नहीं लेंगे, तो हम बात कर रहे हैं यूएसए की यहाँ पर। ठीक है, एट द सिटी सेंटर लाइज यूएस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करें हम लोग, वॉशिंगटन डीसी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ही इनका व्हाइट हाउस, जैसे हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं क्या कहते हैं उसको? प्रेसिडेंट जहाँ पर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फटाफट बताइएगा, कहाँ पर रहते हैं प्रेसिडेंट? तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं यूएसए की तो यहाँ पर व्हाइट हाउस है। तो वॉशिंगटन डीसी जो है इसी में ही व्हाइट हाउस है, यहीं पर ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, यहीं पर ही हम देखें तो फोर्ड्स थिएटर है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनके ऑफिसर्स हैं वो इसी सिटी में रहते हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट वगैरह जो है, मेन चीज़ें जो हैं वो यहीं पर ही है इनका। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी जिसका नाम है न्यूयॉर्क, इसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, अभी हमने वॉशिंगटन डीसी, तो वॉशिंगटन डीसी जो है वो ये है। फिर आप बात करें हम लोग न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क देखिए तो बेसिकली क्या है, 3 आइलैंड जो हैं उन पर ये आता है। कौन से आइलैंड है? तो देखिए इधर ये आपका न्यूयॉर्क है, यहाँ हम देखें तो इधर मैनहट्टन आता है, इधर नीचे की तरफ हम देखेंगे स्टैटन आता है, लॉन्ग आइलैंड्स एंड इट इज ऑल्सो पार्शियली मेनलैंड इन न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी जो है उसके भी लैंड पर ये पड़ता है। ठीक है, इसकी हम लोग क्या देख रहे हैं? लोकेशन अभी बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें, यहीं से हडसन बे जो है वो इसको कनेक्ट करती है। हडसन रिवर की बात करेंगे। हडसन बे तो आपका ये है, यहीं से क्या है, हडसन रिवर जो है वो जाती है। जो हडसन रिवर है इसका जो एंट्रेंस है, यहीं पर आपको न्यूयॉर्क का नाम सुनते ही किसका नाम आता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यहीं पर है। अच्छा, यहीं पर ही क्या है, इरी कैनाल है। इरी या कह सकते हैं एरे भी बोलते हैं। तो एरे कैनाल जो है वो यहीं से गई हुई है, जो कि इसको कनेक्ट करती है किससे? ग्रेट लेक रीजन से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करती है। न्यूयॉर्क को इरी जो लेक है वो इरी कैनाल जो है वो यहाँ पर 5 फिंगर लेक के नाम से जानते हैं या ग्रेट लेक रीजन के नाम से जानते हैं, दोनों नाम हैं इसके। ठीक है, उससे ये कनेक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। 5 फिंगर लेक या ग्रेट लेक रीजन जो है वो क्या है? यहाँ पर कई सारी लेक है इसीलिए इसको ग्रेट लेक रीजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 5 फिंगर, क्योंकि 5 यहाँ पर लेक है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए इरी कैनाल जो है वो इधर आता है और इसको कनेक्ट करता है किससे? तो 5 जो लेक हमारी हैं, फर्स्ट है सुपीरियर, क्लियर है, सेकेंड है ह्यूरॉन एंड थर्ड है मिशिगन एंड फोर्थ है इरी
एंड फिफ्थ जो है वो क्या है, ओंटारियो। इन 5 जो लेक हैं इनसे ये इरी कैनाल जो है ये इसको कनेक्ट करता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा संपन्न बनाता है इस वजह से। अच्छा, न्यूयॉर्क जो है वो लीडिंग इंडस्ट्री सेंटर है। यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्री सेंटर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर हैं, जैसे शुगर रिफाइनरी हम कह सकते हैं, केमिकल्स की इंडस्ट्री जो है वो कह सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ज्वेलरी भी यहाँ पर बनाई जाती हैं, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ से मांस जो है मीट जो है वो जगह पर भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पर होते हैं, तो ये लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑल्सो ग्रेट फाइनेंशियल सेंटर है। वर्ल्ड फेमस वॉल स्ट्रीट, शेयर मार्केट के बारे में जब आप सुनते हैं वॉल स्ट्रीट का नाम आता है, तो वो भी क्या है, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन जो है वो ना बने, दोबारा से वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था, है ना। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अब देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो आपकी रेडी हो गई। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर ऑफ यूएन न्यूयॉर्क में है, आपका फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। क्लियर है। चलिए, बाकी चीज़ें तो हमने जाना कि ग्रेट लेक जो है या फिर कह सकते हैं 5 फिंगर लेक जो है उससे ये कनेक्टेड है इरी कैनाल के द्वारा। चलिए, तो नेक्स्ट सिटी जो कि है शिकागो। शिकागो के नाम से क्या याद आता है, शिकागो के नाम से स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद जो कि पहले से बहुत ज़्यादा फेमस थे, देखा जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा उनको माना जाता था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो फेमस होते हैं 1893 में शिकागो में एक स्पीच उन्होंने दी थी वहाँ से। चलिए आगे आते हैं। शिकागो जो कि शिकागो रिवर पर स्थित है, और शिकागो रिवर जो कि आती है कहाँ मिलती है, ग्रेट लेक में से एक मिशिगन लेक जो है वहाँ पर। क्लियर है। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। शिकागो विच इज लोकेटेड ऑन द शिकागो रिवर वेयर इट इंटर्स लेक मिशिगन, फंक्शन एज इंपॉर्टेंट पोर्ट। और इसके अलावा देखा जाए तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रेलवेज में से एक शिकागो है। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर रहे थे शिकागो के बारे में, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा वॉशिंगटन डीसी, सेकेंड हमने देखा न्यूयॉर्क, एंड थर्ड जो है वो है शिकागो। ये शिकागो रिवर 5 लेक रीजन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की था, ग्रेट लेक रीजन या फिर कह सकते हैं 5 लेक जो हैं उनके बारे में बात किया था। तो देखिए यहाँ पर सुपीरियर आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है ना, तो ये सुपीरियर है। इसके बाद यहाँ पर ह्यूरॉन था, मिशिगन, एरी, एंड यहाँ पर ओंटारियो। ठीक है, तो ये मिशिगन जो शिकागो के करीब ही है, तो शिकागो रिवर जो है ये इसी मिशिगन में आकर मिलती है, मिशिगन लेक में। क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं यहाँ से। चलिए शिकागो की बात कर रहे हैं। शिकागो वॉज वन ऑफ द हार्ट ऑफ द ग्रेन एंड मीट पैकिंग ट्रेड। क्लियर है, इसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करें, बहुत ही जल्दी ये ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी बन गया किसका, ग्रेट लेक रीजन जो अभी हमने यहाँ देखा है ना 5 लेक वाला, तो यहाँ का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो बन गया। साउथ शिकागो की बात करें, यहाँ पर एक बिग ऑयल रिफाइनरी जो है वो भी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा इसका नाम जो है वो सुनने में आता है, खास तौर से मूवी वगैरह से जुड़ा हुआ, हॉलीवुड मूवीज़ है ना, अक्सर प्राइस वगैरह के लिए भी लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं। तो लॉस एंजलिस की बात करें तो ये 3rd लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका की। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है मैक्सिको, सेकंड कौन सी है, अभी हम लोगों ने देखा था सेकंड वाली कौन सी, न्यूयॉर्क, एंड थर्ड है लॉस एंजलिस। क्लियर है। चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्योंकि 1 मार्क्स जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट कौन सी है, मैक्सिको है, सेकंड न्यूयॉर्क, एंड थर्ड है लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस की हम लोग बात कर रहे हैं। ये ग्लोबल सिटी है जो कि वेल डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये एंटरटेनमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सभी के लिए काफ़ी फेमस है। सर्व्ड बाय द पोर्ट ऑफ सैन पेड्रो। इसके अलावा हॉलीवुड का सेंटर है ये, और इसी वजह से क्या है, इंस्ट्रूमेंटल इन द ग्रोथ ऑफ दिस सिटी, और इसी वजह से इस सिटी में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। चलो बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैक्सिको सिटी जो कि लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ अमेरिका की, है ना। मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको, और साथ ही साथ लोकेटेड है कहाँ, वैली ऑफ मैक्सिको। फेमस लैंडमार्क जो है वो इसके कौन से हैं, तो फ्लोटिंग गार्डन ऑफ जोकीमिल्को, ठीक है, फेमस यहाँ पर फ्लोटिंग
तो फ्लोटिंग गार्डन की अगर हम बात करें मैक्सिको का जो है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो फूड की जो कमी कह सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही या किसी भी वजह से, तो उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया। यहाँ पर क्या है, लेक्स है, लेक्स के बीच में भी जो है वो गार्डन है जहाँ से खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो मिल जाते हैं, फ्लावर्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी, यहाँ पर जाने के लिए कलरफुल बोट्स जो हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस, एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि मैक्सिको के मेन चौराहे पर लगाया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है ओटावा। तो मैक्सिको हमने पहले ही देखा था मैक्सिको कहाँ पर है ना। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सी है सिटी, वो है ओटावा। ओटावा सिटी की हम लोग बात करें तो ओटावा सिटी जो है कैपिटल ऑफ कनाडा। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल ऑफ, अभी यूएसए जो था हम लोगों ने डिस्कस किया, ध्यान रखिएगा क्या है, फटाफट से बताइए। फिर बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, कनाडा, कैपिटल ऑफ कनाडा है ओटावा। ओटावा जो है, ओटावा रिवर, बैंक ऑफ द ओटावा रिवर, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। फेमस लैंडमार्क जो है वो इसके कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिडन कैनाल हो गई, इसके अलावा सेंट्रल चैम्बर्स, कन्फेडरेशन स्क्वायर एंड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये इसके फेमस प्लेसेस जो हैं कह सकते हैं एक तरीके से वो हैं या फेमस लैंडमार्क्स हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल की बात करें, ये कहाँ पर आएगा, ये आपके कनाडा की मेन सिटी है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो देख रहे थे मेन सिटीज़ में, तो हम लोगों ने यूएसए की मेन सिटीज़ के बारे में बात किया है ना। वॉशिंगटन डीसी हो गया, न्यूयॉर्क था, और कौन सा था, लॉस एंजलिस एंड शिकागो हमने देखा। फिर हम आ गए कहाँ पर, मैक्सिको। मैक्सिको के बाद अब हम बात कर रहे हैं कनाडा की मेन सिटीज़, जहाँ पर हमने ओटावा देखा, अब मॉन्ट्रियल देख रहे हैं, आगे टोरंटो देखेंगे। ठीक है, ये सारी कौन सी है आपकी कनाडा की। तो मॉन्ट्रियल की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा विद द लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर है, इनलैंड पोर्ट किसको कहते हैं, तो देखिए एक होता है इंटरनेशनल पोर्ट, एक देश से दूसरे देश में पोर्ट के जरिए हम जा रहे हैं, मतलब कि जो हमारी पानी की जहाज़ें होती हैं उनके जरिए जा रहे हैं, है ना, तो उस पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पोर्ट। एक जो होते हैं देश के अंदर ही काम करते हैं, क्लियर है, देश के अंदर ही जो रिवर्स है, एक रिवर से दूसरे रिवर, इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनलैंड पोर्ट। ठीक है, तो उसके मामले में ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। लोकेटेड है कहाँ, जंक्शन ऑफ द रिवर सेंट लॉरेंस, ओटावा एंड रिचेल्यू। तो देखिए ओटावा रिवर, ठीक है, ओटावा रिवर, और इधर सेंट लॉरेंस रिवर, यहीं पर रिचेल्यू जो है इनका क्या है, इनके सेंटर पर ये स्थित है। कंसीडर द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्रेन पोर्ट, इट इज नाउ वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकाज लीडिंग कंटेनर्स पोर्ट। कंटेनर्स पोर्ट, ये पोर्ट जो है, यह पोर्ट से क्या है, सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो कंटेनर्स क्या है, जिसमें सामान भेजते हैं, तो उसके मामले में वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकाज लीडिंग कंटेनर पोर्ट के रूप में इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग टोरंटो। टोरंटो अगर देखा जाए तो एजुकेशन एंड रिसर्च के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ ऑल्सो ए मेजर सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में जो रिसर्च और हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा, इसके अलावा टोरंटो इज़ द नॉर्थ अमेरिकाज 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी। यहाँ पर पॉपुलेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, तो 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी है नॉर्थ अमेरिका की। कैपिटल ऑफ ओंटारियो, ओंटारियो रिवर अभी हम लोगों ने देखी थी ना, तो ओंटारियो जो सिटी है उसकी क्या है, कैपिटल है। इट हैज़ ग्रोन इनटू कनाडाज इकोनॉमिक कैपिटल, और मेजर सेंटर है ये रिसर्च एंड एजुकेशन का, वो भी हमने जाना। तो बच्चों यहाँ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, बट हमारा ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।